बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो बच्चों, क्लास 10th केमिस्ट्री 2026 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आज की इस वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला एमसीक्यूज़ है हमारे पास, दी कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू सॉलिड, के गैस से डायरेक्ट सॉलिड में अगर कन्वर्ट हो जाए, गैस जो है वो डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए तो इस प्रोसेस को डेपोजिशन कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और गैस और सॉलिड से अगर डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए तो इसे सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, सॉलिड डायरेक्ट गैस में आ जाए, लिक्विड में ना जाए, तो इसे सब्लिमेशन कहते हैं। और कंडेंसेशन, कंडेंसेशन होता है बच्चों के गैस से जो है लिक्विड में कन्वर्ट होना, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होना कंडेंसेशन कहलाता है। और दूसरा एमसीक्यू है बच्चों, एट सी लेवल द बॉइलिंग पॉइंट इज़। अब सी लेवल पे फ़ारेनहाइट में जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 212 होता है। ठीक है, और 100 डिग्री सेल्सियस में होता है और 373 केल्विन में होता है। ये भी आपने याद रखना है। और थर्ड है बच्चों हमारे पास कि एट लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जब एटीएम प्रेशर लो हो, द रेट ऑफ इवेपोरेशन भी कम। तो जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज़ होता है। ठीक है, यहाँ गलती से डिक्रीज़ पर टिक हुआ है, तो डिक्रीज़ नहीं है बल्कि ये इंक्रीज़ होता है। क्यों? कि जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होता है तो अब जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो लेस डेंस होते हैं, उनकी डेंसिटी कम होती है, तो कम होने की वजह से जो इवेपोरेशन है वो इंक्रीज़ होती है। तो बी ऑप्शन आपका दुरुस्त है। फोर्थ है बच्चों, वाटर विल इवेपोरेट मोर क्विकली एट हायर altitude where the atmospheric pressure is dash than the sea level। तो वो अब पहाड़ों पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, जो हवा का दबाव होता है वो लोअर होता है, कम होता है। बी ऑप्शन आपके पास दुरुस्त है। और इसके बाद फिफ्थ है बच्चों कि हाई प्रेशर इंक्रीज़ द डैश बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इंक्रीज़। ठीक है, हायर जो बॉइलिंग हायर प्रेशर जो है ये बॉइलिंग पॉइंट की स्पीड को इंक्रीज़ कर देता है, जैसा कि प्रेशर कुकर में होता है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो प्रेशर है वो जब इंक्रीज़ होता है तो वो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ हो जाता है। और सिक्स है बच्चों, अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ द वॉल्यूम ऑफ गैस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है। ठीक है, और बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, बॉयल वॉल्यूम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, और टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। और सेवंथ है बच्चों, डैश इज़ द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैस। सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जब कन्वर्ट होते हैं तो इसे सब्लिमेशन कहते हैं। एट्थ है बच्चों, इफ़ द टेम्परेचर डिक्रीज द वॉल्यूम मस्ट डिक्रीज टू मेंटेन द कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, और ये इफ़ द टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाए तो वॉल्यूम भी डिक्रीज़ होता है, तो प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहता है। और ये आपके पास चार्ल्स लॉ है। ठीक है, चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों आपस में इनका डायरेक्ट रिलेशन होता है, एक अगर डिक्रीज़ हो तो दूसरा भी डिक्रीज़ होता है, और इनका जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहता है। और इसके बाद नाइन्थ है बच्चों, लाइटर मॉलिक्यूल्स हैव अ ग्रेटर वेलोसिटी। ठीक है, जो लाइटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है वो ज़्यादा होती है। और टेंथ है बच्चों, द टेम्परेचर रिमेन डैश एट द लिक्विड चेंज इनटू गैस। अब जब लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होते हैं तो जो एनर्जी होती है वो बिज़ी होती है बॉन्ड्स को ब्रेक करने में। ठीक है, बॉन्ड्स को ब्रेक करने में एनर्जी बिज़ी होती है, तो जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है। अब जो नेक्स्ट है उनको देखते हैं। 11th है बच्चों, अकॉर्डिंग टू दी
Gram law. The rate of diffusion is inversely proportional to the square root of the गैस पार्टिकल तो मोलर मास। ठीक है, जो रेट होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास के। ठीक है, ये ग्राम लॉ है। और फिर है जी नेक्स्ट है हमारे पास 12 है, विच फैक्टर अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस पर बोथ ए एंड बी, यानी मोलिकुलर मास भी और टेम्परेचर दोनों जो हैं वो डिफ्यूजन के रेट पर अफेक्ट करते हैं। ठीक है, मोलर मास जो है ये रेट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है और टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से रेट ऑफ डिफ्यूजन भी इंक्रीज़ होगा, ये आपने याद रखना है। और 13 है बच्चों, डिटरमाइन द वॉल्यूम डेट 2.5 मोल्स ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाइड एट RTM। RTM का मतलब होता है रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर जो वॉल्यूम होता है वो 24 डेसीमीटर क्यूब होता है और रूम टेम्परेचर पर 24 डेसीमीटर क्यूब में 1 मोल होता है। ठीक है, अब 2.5 मोल्स हैं तो आपने 24 को 2.5 से मल्टीप्लाई करवा देना है, तो आपके पास जो उसने जो वॉल्यूम है ओरिजिनल वॉल्यूम है वो आ जाएगा 60 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, 2.5 मोल पर 60 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम होगा। और फिर इसके बाद 14 है बच्चों आपके पास के हाउ मैनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आर देयर इन 50 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन गैस एट RTM। तो अब आपने मोल्स मालूम करने हैं, तो मोल्स का बच्चों फार्मूला होगा गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड वॉल्यूम। ठीक है, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड वॉल्यूम। अब गिवन वॉल्यूम है 50 और स्टैंडर्ड जो वॉल्यूम है वो होता है 24, तो 50 डिवाइडेड 24 होगा तो ये आ जाएगा 2.08 मोल आ जाएगा। ठीक है, ये आपने फार्मूला याद रखना है। और इससे पहले जो मैंने मॉडल पेपर की वीडियो अपलोड की है तो उसमें ये न्यूमेरिकल डिटेल्स से मैंने आपको समझाया है, तो वो आपने लाजमी देखना है। और 15 है बच्चों आपके पास के 1 ग्राम डेसीमीटर क्यूब को अगर ग्राम सेंटीमीटर में चेंज किया जाए तो ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब ये डेंसिटी का यूनिट है, तो 1 ग्राम पर अच्छा ये 1 डेसीमीटर क्यूब में 1 डेसीमीटर क्यूब में हमारे पास 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। तो अब आपने एक को 1000 के साथ डिवाइड कर देना है। जब 1 1000 के साथ डिवाइड होगा तो ये आपके पास 0.001 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। और इसके बाद बच्चों 16 है आपके पास के a flask contain 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ SO2 एट RTM। द फ्लास्क contain, तो फ्लास्क का मैस कितना होगा। अब आपने मैस मालूम करना है, तो मैथ का फार्मूला होता है बच्चों मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मैस। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मैस। अब नंबर ऑफ मोल्स आपने मालूम के करने हैं, तो अब आपके पास जो वॉल्यूम दिया गया है वो सेंटीमीटर में दिया गया है, तो आपने सबसे पहले इसे सेंटीमीटर से जो है डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो डेसीमीटर में कन्वर्ट करने के बाद ये डेसीमीटर में कितना आता है तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो बच्चों जब इनको डिवाइड करते हैं तो 0.5 बनता है। ठीक है, तो मैस इक्वल हो गया जी नंबर ऑफ़ मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मैस। मोल्स आ गए जी हमारे पास 0.5। अच्छा ये 500 को जब आपने 1000 से डिवाइड किया तो ये आ गया 0.5 डिवाइडेड 24। अब स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर और प्रेशर है मल्टीप्लाई मोलर मैस ऑफ SO2। ठीक है, यानी सल्फ़र का 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो ये आपके पास मोलर मैथ आ जाएगा, यानी इनके मैसेज को आपने ऐड करना है, तो वो आपके पास आ जाएगा जी 32 और 60 और 64 आ जाएगा 64। तो अब आपने जब ये 0.5 डिवाइडेड 24 मल्टीप्लाई 64 जब आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1.33 ग्राम। ठीक है, और 17 है
कि 1 मोल ऑफ एथानॉल एंड 1 ईथीन हैव एन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये एवोगाड्रो लॉ है कि 1 मोल्स में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो होते हैं वो 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 होते हैं। तो अब दोनों का एक एक मोल्स है तो दोनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम होंगे। 18 है द रिएक्शन डैट रिक्वायर्ड अ रिसोर्स ऑफ एनर्जी, यानी वो रिएक्शन जिससे चलने के लिए एनर्जी की एक्सटर्नल एनर्जी की ज़रूरत हो वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं। और जो ख़ुद ब खुद चलते हैं जिन्हें एक्सटर्नल एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। 19 है एग्जाम्पल ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स आर। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स यानी वो इलेक्ट्रोलाइट्स जो पानी में हल होकर आयंस में तब्दील नहीं होते, यानी जो आयंस नहीं बनाते वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। वो हमारे पास यूरिया भी है और ग्लूकोज भी है, तो बोथ ए एंड बी इसका जो जवाब है। सोडियम क्लोराइड ये इलेक्ट्रोलाइट्स है, ये आयंस में चेंज हो जाता है। 20 है द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ लेड क्लोराइड इज़ डैश डिग्री सेंटीग्रेड। तो लेड क्लोराइड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बच्चों वो 501 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पर ऑप्शन मौजूद नहीं है तो आपने याद रखना है 501 डिग्री सेल्सियस लेड क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट होता है। 21 है टू प्रिवेंट इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ पोटाशियम जिंक साइनाइड। तो पोटाशियम जिंक साइनाइड की जब इलेक्ट्रोलाइसिस होती है तो इसको प्रिवेंट करने के लिए, इसको स्टेबल करने के लिए हम सोडियम साइनाइड ऐड करते हैं। 22 है बच्चों अ साल्ट ब्रिज contain an inert electrolyte लाइक KCl पोटाशियम क्लोराइड। ठीक है, ये भी साल्ट ब्रिज में हमारे पास होता है KCl। और 23 है अ मेटल हाई इन द सीरीज हैज़ अ डैश वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। अ मेटल हाई इन द सीरीज में जो होते हैं उनकी रिडक्शन पोटेंशियल लोअर होती है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और 24 है इलेक्ट्रोड हैविंग डैश रिडक्शन पोटेंशियल एक्ट एज अ कैथोड। तो वो इलेक्ट्रोड जिनकी रिडक्शन पोटेंशियल हायर होती है वो कैथोड पर रिएक्ट करते हैं, यानी वो कैथोड पर मौजूद होते हैं। और ये 25 है बच्चों इन क्रोमियम प्लेटिंग स्टील इज़ फर्स्ट प्लेटेड विद जो है वो जो इसका प्राइमरी सोर्स होता है क्रोमियम का वो होता है निकल। अगर यहाँ पर कॉपर भी दिया गया है तो कॉपर भी जो है वो बाज़ औक़ात हम इस्तेमाल करते हैं। तो बोथ ए एंड बी इसका जो जवाब आएगा। 26 है द डिस्चार्ज ऑफ आयन ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस इज़ influenced not only by their position in the electrochemical series but also by their concentration। यानी कि जब ये इलेक्ट्रोलाइसिस जो है जब डिस्चार्ज ऑफ आयन जब आयंस को डिस्चार्ज किया जाता है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस से तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है ये उसकी पोजीशन पर और उसकी कंसंट्रेशन दोनों चीज़ों पर डिपेंड करती है। 27 है द आयन विद डैश रिएक्टिविटी इज़ मोर लाइकली टू गेट रिड्यूस। तो द आयन विद लो रिएक्टिविटी जिनकी रिएक्टिविटी लो होती है वो जो है मोर लाइकली टू गेट रिड्यूस होते हैं, रिएक्टिविटी इनकी जो लो हो। और इसके बाद 28 है बच्चों हमारे पास के इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन इज़ यूज फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस ये नेल्सन सेल की बात हो रही है कि नेल्सन सेल में हमारे पास जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बनता है वो सोडियम होता है और नहीं वो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ठीक है, ये याद रखिएगा NaOH बनता है।
और 29 है इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस इन विच वन मेटल इज़ डिपॉजिट टू अनदर, कि एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की लेयर लगा देना, चढ़ा देना, उसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। और गैल्वनाइजिंग इज़ द कोटिंग विद, गैल्वनाइजिंग के अंदर हम स्टील के ऊपर, ठीक है, स्टील ये जो है और जो आयरन होता है उसके ऊपर जिंक की प्लेट लगाते हैं गैल्वनाइजिंग के अंदर। अब जो नेक्स्ट है बच्चों उनको देखते हैं। 31 है बच्चों SI यूनिट फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का जो SI यूनिट होता है वो होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब सेकंड, ठीक है, ये याद रखिए, मोल पर डेसीमीटर क्यूब सेकंड इस रेट ऑफ रिएक्शन का SI यूनिट होता है। 32 है द रेट ऑफ रिएक्शन एज द डैश रिएक्शन प्रोसीड। जब रिएक्शन प्रोसीड होता है तो रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन है वो कम होती है, तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, तो वो डिक्रीज़ होता है। 33 है विच फैक्टर्स कैन अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्विंग गैस। तो रेट ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्विंग गैस में जो फैक्टर अफेक्ट करता है वो चेंज इन प्रेशर है। और 34 है द आइन अरेंज इन रिपीटिंग 3 डायमेंशनल पैटर्न। जो 3 डायमेंशनल पैटर्न में रेगुलर पैटर्न्स में होते हैं उन्हें क्रिस्टल लैटिस कहते हैं, ठीक है। और जैसे ये आपके पास सोडियम क्लोराइड जो साल्ट है उसका स्ट्रक्चर क्रिस्टल लैटिस होता है, डायमंड का जो स्ट्रक्चर है वो भी क्रिस्टल लैटिस ही होता है। 35 है वाटर सोल्यूबल साल्ट्स आर। तो ये बच्चों ध्यान से ये नाम याद करिए, सोडियम, पोटाशियम और अमोनियम, ये तीनों वाटर सोल्यूबल साल्ट्स होते हैं। और साल्ट डैट आर इनसोल्यूबल इन वाटर, तो कार्बोनेट्स, नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड, ये तीनों इनसोल्यूबल वाटर साल्ट्स हैं, ठीक है। और 37 है विच आइन इज़ कॉमनली फाउंड इन सोल्यूबल नाइट्रेट्स, तो वो नाइट्रेट्स ही है। 38 है इन विच साल्ट आर जनरली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो साल्ट जो है वो लिक्विड्स में जब उनको हल किया जाए यानी पानी में, या तो वो अपनी मोल्टन स्टेट में हो तो वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। 39 है PAN प्रॉक्सी एसीटाइल नाइट्रेट, ठीक है, पैन से क्या बनता है, प्रॉक्सी एसीटाइल नाइट्रेट इज़ स्टेबल मॉलिक्यूल्स एट लोअर टेम्परेचर, ठीक है, लोअर टेम्परेचर पर ये स्टेबल होता है। 40 है डैश इज़ कॉल्ड किंग ऑफ केमिकल। तो किंग ऑफ केमिकल हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, H2SO4 इसका केमिकल फार्मूला है, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, इसे किंग ऑफ केमिकल्स कहते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। 41 है बच्चों कैटालिस्ट यूज इन दी सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस्ड। तो सल्फ्यूरिक एसिड जब हम बनाते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस में की मदद से, तो जो कैटालिस्ट इस्तेमाल होती है वो होती है वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड V2O5 इस्तेमाल करते हैं। 42 है दी मोलिकुलर फार्मूला ऑफ ओलियम इज़। ओलियम को बच्चों जो है फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं। और जब हम SO2 को जब H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास H2S2O7 बनता है, ठीक है। और ये ओलियम का मोलिकुलर फार्मूला है। और फिर 43 है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया इज़ -33.33 डिग्री सेल्सियस होता है। 44 है द कैटालिस्ट यूज्ड इन हैबर प्रोसेस। तो हैबर प्रोसेस में जो कैटालिस्ट इस्तेमाल होती है वो होती है आयरन। आयरन एज अ कैटालिस्ट इस्तेमाल होती है। और MO, ठीक है, मोडिलियम इसका केमिकल नेम है। और ये जो है ये एज आ प्रोमोटर इस्तेमाल होती है, ठीक है, जो कैटालिस्ट की एफिशिएंसी को और कंट्रोल करती है। तो यहाँ पर बोथ A एंड B आएगा। 45 है विच वन इज़ एक्ट एज एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स का मतलब है कि जो बोथ एसिड एंड बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, तो वो हमारे पास अल्मोनियम ऑक्साइड होते हैं और जिंक ऑक्साइड होते हैं, बोथ A एंड
बी इसका जवाब आएगा। और 46 है, इन इलेक्ट्रोलाइसिस द डाइल्यूट सॉल्यूशन प्रोड्यूस्ड। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में डाइल्यूट सॉल्यूशन प्रोड्यूस जो होता है एनोड पर ऑक्सीजन जो है वो एनोड से रिलीज होती है। और 47 है, एट विच टेम्परेचर दी हैबर प्रोसेस टिपिकली कंडक्ट। तो 450 डिग्री सेल्सियस पर कंडक्ट होता है। दी जनरल फार्मूला ऑफ अल्कीन, अल्कीन का जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n। और CnH2n+2 ये अल्केन का है, और CnH2n ये अल्काइन का फार्मूला है। और ये जो है CnH2n+1 है, अगर इसके साथ आप OH ऐड कर दें तो ये अल्कोहल का फार्मूला बन जाएगा। और इसके बाद 49 है बच्चों, इथाइन इज़ आल्सो कॉल्ड एसीटाइलिन भी इसको कहते हैं। और 50 है, द कंपाउंड यूज एज एंटी फ्रीजिंग एजेंट इन ऑटोमोबाइल। जो ऑटोमोबाइल्स में गाड़ियों वगैरह में एज आ एंटी फ्रीजिंग एजेंट, यानी उनको फ्रीज़ होने से बचाने के लिए जो कंपाउंड इस्तेमाल होता है वो होता है एथालीन इस्तेमाल होता है। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट उन्हें देखते हैं। 51 है बच्चों, द नेम ऑफ CH3 CH2 इज़। अब इसका नाम पे बताना है, तो नाम बच्चों अब देखें, 4 कार्बन है तो इसका नाम हो गया ब्यूट, और आखिर में OH है तो इसका क्या मतलब है, ये अल्कोहल है। तो 4 हों तो ये ब्यूटेन, और आखिर में अगर आप OL लगा दें तो उसका नाम बन जाता है ब्यूटानोल। और अब फर्स्ट जो कार्बन है उसके साथ OH है तो उसका नाम बनेगा 1 ब्यूटानोल। ठीक है, ये CH3 CH2 और OH है। ठीक है ना। अब यहाँ से आप अगर कार्बन गिने 1 2 3 4, तो 1 के साथ OH है तो इसलिए इसका नाम जो है वो 1 ब्यूटानोल है। और 52 है, द टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर क्रैकिंग ऑफ अल्केन्स। अल्केन को क्रैक करने के लिए हाइट टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है 450 से 750 डिग्री सेल्सियस। 53 है, साइड प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय द क्रैकिंग ऑफ डिकेन। डिकेन को जब हम क्रैक करते हैं, ठीक है, C10 और H22, तो हमारे पास से 2 चीज़ें बनती हैं। एक बनता है C8H18 और एक C2H4 बनता है। ठीक है, ये तो हमारे पास बन जाता है अल्केन। और ये जो C2H4 होता है ये हमारे पास बन जाता है इथीन बन जाता है। ठीक है, इथीन। और ये 54 है, द कैटालिस्ट यूज फॉर कैटालिस्टिक क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन की क्रैकिंग के दौरान जो कैटालिस्ट इस्तेमाल होती है वो ज़ियोलाइट होती है। 55 है, फास्फोरिक एसिड एंड फास्फोरस पेंटाऑक्साइड यूज एज द कैटालिस्ट फॉर द डैश ऑफ अल्कोहल। तो अब फास्फोरिक एसिड यानी H3PO4 इसका मोलिकुलर फार्मूला है, और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड तो ये है जी P2O5, ये इसका मोलिकुलर फार्मूला है। अब ये दोनों अल्कोहल की जब हाइड्रेशन होती है, यानी जब पानी को रिमूव किया जाता है, निकाला जाता है अल्कोहल में से पानी को, तो ये दोनों एज अ कैटालिस्ट इस्तेमाल होती हैं। 56 है, द रेड कलर ऑफ टोमेटोज इज़ यूज टू एन अल्कीन। तो जो टोमेटोज़ में रेड कलर है ये अल्कीन की वजह से, यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की वजह से इसे लैकोपीन कहते हैं। 57 है, द टेस्ट यूज टू चेक द अनसैचुरेटेड इन अल्कीन इज़ कॉल्ड बेयर टेस्ट। ठीक है, बेयर टेस्ट की मदद से हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स चेक करते हैं। 58 है, ब्रोमाइन इज़ अ डैश लिक्विड। तो ब्रोमाइन इज़ अ रेडिश ब्राउन लिक्विड होता है। ठीक है, रेडिश ब्राउन लिक्विड। 59 है, द टेम्परेचर ऑफ ऑक्सी एसीटाइलिन फ्लेम। तो ऑक्सी एसीटाइलिन का जो फ्लेम होता है वो 3200 डिग्री सेल्सियस
होता है। 60 है द कंपाउंड यूज फॉर द आर्टिफिशियल रिपनिंग ऑफ फ्रूट। तो आर्टिफिशियल रिपनिंग ऑफ फ्रूट के लिए एसीटाइलिन इस्तेमाल होता है और एसीटाइलिन को इथाइन भी कहते हैं। ठीक है, इथाइन को एसीटाइलिन भी कहते हैं। तो यहाँ पर बोथ ए एंड बी आएगा। और इसके बाद 61 है द सोर्स ऑफ हाइड्रोजन ड्यूरिंग अमोनिया फॉर्मेशन। ठीक है, तो अमोनिया जब हम बनाते हैं तो N2+ से, ठीक है, 3H2 गोज़ टू फॉर्म 2NH3। अब ये जो अमोनिया बनती है तो इसमें ये जो हाइड्रोजन है ये कहाँ से आती है? तो ये हाइड्रोजन मीथेन से आती है। ठीक है, CH4 से आती है। 62 है दी पेट्रोलियम इज़ अ लैटिन वर्ड इन विच पेट्रा मीन रॉक्स एंड ओलियम मीन ऑयल। तो रॉक्स एंड ऑयल यहाँ पर दुरुस्त जवाब आएगा। ठीक है, पेट्रा का मतलब होता है रॉक्स और ओलियम का मतलब होता है ऑयल। अब जो नेक्स्ट हैं उनको देखते हैं बच्चों। 63 है बच्चों, क्रूड ऑयल इज़ हीटेड अंडर प्रेशर इन अ फर्नेस टू अ टेम्परेचर ऑफ। तो क्रूड ऑयल को हीट किया जाता है फर्नेस के अंदर अप टू 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन नेप्था इज़। तो नेप्था में जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो 8 से 12 होते हैं। तो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के का टेबल आपकी बुक में मौजूद है, तो उसे एक दफ़ा लाजमी देखिएगा। 65 है दी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बिटुमेन। तो बिटुमेन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 500 डिग्री से ज़्यादा होता है। 66 है द कंपाउंड विद हाईएस्ट विस्कोसिटी इन फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम। तो हाईएस्ट विस्कोसिटी जो है वो बिटुमेन की ही होती है। और 87 है ए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सेपरेट पेट्रोलियम इनटू फ्रैक्शन बेस ऑन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट की भी बेस पर सब को सेपरेट किया जाता है। 68 है द गैसोलीन पेट्रोल फ्रैक्शन फ्राम पेट्रोलियम यूज एज कार फ्यूल में इस्तेमाल होता है। 69 है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन मीन लॉस ऑफ। अब डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब है हाइड्रोजन भी लॉस होगा और हेलोजेंस भी लॉस होंगे। तो बोथ ए एंड बी इसका जवाब आएगा। 70 है कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू एथानॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ कॉल्ड फर्मेंटेशन। इसे फर्मेंटेशन कहते हैं। ठीक है, C6H12O6 जब जो है इसको कन्वर्ट किया जाता है तो हमारे पास बनता है जी C2H5OH और साथ हमारे पास CO2 भी बनता है। ठीक है, इसको अगर बैलेंस करना है तो यहाँ पर फिर आप जो है वो 2 लगा सकते हैं। ठीक है, और O6 हैं तो यहाँ भी मेरे ख्याल में 2 लगेगा। तो हमारे पास एथानॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। ठीक है, और इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते हैं। फर्मेंटेशन टेक प्लेस इन हीस्ट यानी ख़मीर की मौजूदगी में। ख़मीर एज अ कैटालिस्ट इस्तेमाल होता है फर्मेंटेशन प्रोसेस में। डैश प्योर अल्कोहल इज़ आल्सो कॉल्ड रेस्टिफाइड स्पिरिट। तो 95% जो होता है उसे रेस्टिफाइड स्पिरिट कहते हैं। तो यहाँ 96 है तो आपने 96 पर क्लिक करना है। 73 है एथानॉल हैज़ अ हायर डैश नंबर देन गैसोलीन। तो एथानॉल हैज़ अ हायर ऑक्टेन नंबर होता है देन गैसोलीन से। नेक्स्ट जो है उन्हें देखते हैं बच्चों। 74 है बच्चों द टेम्परेचर रेंज फॉर द फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एथानॉल। तो वो 25 से 35 डिग्री सेल्सियस होता है। 75 है कैटलिस्ट यूज इन दी हाइड्रेशन ऑफ इथीन टू एथानॉल। ठीक है, इथीन के साथ जब आप पानी को ऐड करते हैं तो कैटलिस्ट एज अ फॉस्फोरिक एसिड इस्तेमाल होती है। 76 है विच इंडस्ट्री यूज़ अल्कोहल एज अ सॉल्वेंट। तो कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री जो है अल्कोहल को एज अ सॉल्वेंट इस्तेमाल करती है। तो अल्कोहल को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट ये परफ्यूम्स और लोशंस वगैरह में इस्तेमाल होता है। 77 है दी हाइड्रेशन ऑफ इथीन इज़ यूज टू प्रिपेयर अल्कोहल।
78 है ethanol can be converted into vinegar by the action of a microorganism called एसिटोबैक्टर, यानी इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। 79 है दी विनीगर कंटेन्स डैश एसिटिक एसिड, तो 4 से 8% जो है एसिटिक एसिड जो है इसमें कंटेन करता है। एसिटिक एसिड को बच्चों एथानोइक एसिड भी कहते हैं। 80 है कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो साल्ट और वाटर बनाता है, ये याद रखिएगा। और 81 है डीकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इवॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड। 82 है द ईस्टर इज प्रोड्यूस्ड बाय द कम्बिनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद अल्कोहल। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड को जब अल्कोहल के साथ रिएक्ट करते हैं तो ईस्टर और पानी बनता है, और इस प्रोसेस को एस्टरीफिकेशन भी कहते हैं। 83 है मेथानोइक एसिड इज़ आल्सो यूज एज फॉर्मिक एसिड। 84 है द कंपाउंड यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ एस्पिरिन इज़ एथानोइक एसिड। ठीक है, एस्पिरिन को बनाने के लिए एथानोइक एसिड जो है इस्तेमाल किया जाता है। अब जो नेक्स्ट है बच्चों उनको देखते हैं। बच्चों शोर शराबा बहुत है यहाँ पर, तो ये जो आखिरी थोड़े से रह गए हैं इनको बच्चों आप ख़ुद रीड कर लीजिए, और अगर कोई समझ नहीं आता तो वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, 85 से 94 तक हो गए हैं, तो 94 से आगे ये 100 तक ये जो हैं ये आपने वो ख़ुद अभी रीड करना है और इनको समझना है। ठीक है, और जो इसके बाद इंशाल्लाह जो वीडियो आएगी वो न्यूमेरिकल्स की वीडियो होगी, तो उसको ध्यान से आपने समझना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।